हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत मज़े से होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे बेटा। तो लेकिन मैं पहले भी आपको कई बार कह चुका हूं, पढ़ाई तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ साथ आपको रिवीजन करना ज़रूरी है। जो पहले हमने चैप्टर्स करा दिए हैं उनको आप रिवाइज ज़रूर करें, नहीं तो कुछ भी आप एग्ज़ाम के समय जब तैयारी करने बैठोगे तो दिक्कतें आएंगी भाई। रिवाइज कम से कम पूरा सिलेबस 3 बार होना चाहिए। एक बार तो तुम पढ़ ही रहे हो, 2 बार उसका अच्छे से रिवीजन होना चाहिए, तब जाके आपका कमांड आएगी बढ़िया। ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सारे लेक्चर्स, फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, सारे लेक्चर सारे चैप्टर्स एक सिस्टम से चैनल पर लगे हैं। जैसे ही चैनल के पेज पर आप जाओगे, प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे, प्लेलिस्ट का एक आइकन बना हुआ आता है, प्लेलिस्ट लिखा होता है ना, तो वहां पर क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर वाइज सारी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है ना। तो जो आपको चाहिए रिवाइज करना है रिवाइज करो, कोर्स कंप्लीट करने के लिए पढ़ना है तो वो करिए। तो आज हम लोग बैठे बात करने वाले हैं एक और प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है ना। बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ क्या रहे हैं, हम उस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। और फिर इस चैप्टर, बहुत आसान ये टॉपिक है, बहुत अच्छा ये टॉपिक है, इससे एक सवाल बन जाता है, आगे की पढ़ाई में भी ये काम आपका आता है। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं। और हमारे कोर्स में सिर्फ, ठीक है ना, प्रथम घात है ना, प्रथम घात और प्रथम कोटि वाली अवकल समीकरण नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं, वाली अवकल समीकरण हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। और उनको सॉल्व करने की हम लोग विधियां पढ़ रहे हैं बेसिकली। ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है ना, फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर भी लिख सकते हो, या प्रथम घात प्रथम कोटि। वैसे कोटि पहले आना चाहिए, प्रथम कोटि और प्रथम घात, क्योंकि कोटि पहले पढ़ी जाती है, घात बाद में आती है। ठीक है ना। प्रथम घात, अंग्रेजी में कहें तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोगों ने। इसके सॉल्यूशन के क्रम में क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले हमने पढ़ा था चर पृथक्करण विधि। ठीक है ना। चर पृथक्करण विधि हमने पढ़ी थी, आपको कि सब कब पढ़ी थी मैं बताता हूं। पृथक्करण है ना, पृथक्करण हिंदी में थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा। विधि हमने बेटा पढ़ी थी, जिसको अंग्रेजी में बहुत इजीली हम याद कर चुके हैं और बहुत बार मैं इस्तेमाल कर चुका हूं वो शब्द, वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल। और इसके लिए हमने जो एक्सरसाइज पढ़ी थी सर, वो 9.3 पढ़ी थी। उसके अंदर हमने ये क्वेश्चंस करे थे वेरिएबल सेपरेबल वाले। हम लोगों को कोई इक्वेशन दी जाएगी प्रथम कोटि प्रथम घात वाली, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर FIR, फर्स्ट ऑर्डर एंड, ठीक है ना, फर्स्ट FIRST फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि जिसके अंदर dy/dx हो, इससे हाई लेवल का कोई डेरिवेटिव ना हो, मतलब d2y/dx² ना हो, या फिर d3y/, केवल वो इक्वेशन पढ़ रहे हैं जिनके अंदर, वो अवकल समीकरण पढ़ रहे हैं जिनके अंदर हम dy/dx को देखते हैं। और इसमें हमने अब तक जो पढ़ा है, एक तो ये पढ़ लिया है, चर पृथक्करण विधि पढ़ ली है। एक विधि इससे पहले जिसमें बहुत मेहनत हम लोगों की लगी है करने के लिए, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ी है सर होमोजीनियस, यानी कि समघातीय अवकल समीकरण हमने पढ़ी है। अवकल समीकरण हमने पढ़ी है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते थे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ी है बेटा। डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ी है। ये 2 मेथड हमने सीख लिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन इस मेथड से नहीं हो पाता, वेरिएबल सेपरेबल करके नहीं हो पाता है, तो फिर हमने जो एक्सरसाइज 9.4 में पढ़ा है मेरे बच्चों, है ना, हम चेक करते हैं कहीं ये इक्वेशन समघातीय तो नहीं है, समघातीय अवकल समीकरण तो नहीं है। फिर उसको हल करने का जो हमने पैटर्न पढ़ा था पिछली एक्सरसाइज में, बहुत डिटेल से पढ़ा है, तो यहाँ डिटेल नहीं बताएंगे। ठीक है ना। तो फिर उससे ट्राई करते हैं। लेकिन अगर इनसे भी बात नहीं बन रही है
तो फिर हम लोग एक तीसरे प्रकार की अवकल समीकरण पढ़ने वाले, जो कि अब मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो होगी आपकी रैखिक अवकल समीकरण। क्या होगी बच्चों? रेखिक अवकल समीकरण, है ना। और रेखिक अवकल समीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस बारे में पूरी बात करेंगे। ये हमने कंप्लीट कर लिया है मेथड, ये हमने कंप्लीट कर लिया है मेथड। हम लोग इस बारे में अब बात करने वाले हैं और बहुत डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन हमें करने सीखने हैं। तो कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप अपने आप से ही, क्योंकि वो नहीं कहेगा आपको, वो सिर्फ आपको कहेगा कि अवकल समीकरण को हल कीजिए, वो केवल कहेगा अवकल समीकरण को हल कीजिए। क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, तो आपको ये चेक करना है कि सर ये वेरिएबल सेपरेबल से होगा, क्या ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना। क्योंकि अगर वेरिएबल सेपरेबल है तो बहुत अच्छी बात है, होमोजीनियस बन जाती है तब भी बहुत अच्छी बात है। अगर जब हम इसको समझाएंगे तो ये भी आपको एक अच्छी बात ही नजर आएगी आपके पास में। तो हम लोग अब इस पे फोकस करते हैं, और इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज ये होगी 9.5। और आई थिंक क्या सच में, मैं क्या सोचता हूँ, मतलब ये सही बात है कि ये आखिरी एक्सरसाइज है, बस उसके बाद विविध प्रश्नावली। विविध का मतलब आपको अपना सेल्फ असेसमेंट करना है, कि यानी कि आपने जो सीखा है उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अब ज्यादा समय नहीं लगाते, हम लोग बात करते हैं रेखिक अवकल समीकरण की। ये तो हमने अब तक जो करा है उस पर बात कर ली है। तो रेखिक अवकल समीकरण क्या है, बेसिकली उसके टाइप पे जाते हैं पहले हम लोग, ठीक है ना, उसके टाइप पे जाते हैं। रेखिक अवकल समीकरण हमारी दो टाइप की देखने को मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो टाइप जैसे हम लोग लेते हैं टाइप, चाहे तो टाइप 1 कह लो इसको आप, टाइप 1 2 करके समझोगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा समझना। तो अगर हमारी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन dy बटे dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू टाइप की है, तो ये आपकी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, dy बटे dx, ठीक है बेटा, dy बटे dx और पी वाई इज इक्वल टू क्यू टाइप की है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो कहलाती है, इस फॉर्म वाली डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों के पास में कहलाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे बच्चों, आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये पी एंड क्यू क्या है, ठीक है ना। तो इसको बहुत अच्छे से देखना है, पी तथा क्यू, इसको बहुत ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। एक्स के फलन होंगे, या अचर हो सकते हैं, अचर हैं। मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा भी क्या है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं एक उदाहरण लेता हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन है डी ओवर डी एक्स ऑफ, सपोज कर लो ये 1/xy इज इक्वल टू, सपोज कर लीजिए यहां पर कुछ कोट x आ गया, ठीक है, या कोई भी फंक्शन आ सकता है। हमने कहा है कि x का फलन हो सकता है, x का मान एक साइन x आ गया, या कुछ भी आ गया, या मेरे पास में बेटा log x आ गया, या सिंपल सी बात है x स्क्वायर ही आ गया। बात समझ रहे हो आप, ठीक है ना। तो इस फॉर्म की जो इक्वेशन बनेगी ना, आप देख पा रहे हो dy बटे dx, पी वाई, पी की जगह आ गया 1/x, क्योंकि हमने कहा है कि p जो है और q, ये वाला q है, दिस इज q, ये p है, ये क्या है बेटा, इसमें p का जो वैल्यू है सर वो कितना है, 1/x है, एंड q का जो वैल्यू है वो x स्क्वायर है। तो आप देख पा रहे हैं p भी x का फंक्शन है, q भी x का फंक्शन है ना। या फिर ये अचर भी हो सकते हैं। एक एग्जांपल तो ये हो गया आपका, है ना, ये एक क्या हो गई, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज व्हाट, लीनियर यानी कि रेखीय डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों। अभी मैं इसको सॉल्व करने की टेक्निक आपको समझाऊंगा, बहुत आराम से बैठे रहें, पानी वानी पी करके बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि एक सवाल बोर्ड में देखने को मिलना है, इस प्रश्नावली से एक सवाल आपको मिलना ही मिलना है। तो आप लोग बहुत जल्दबाजी में काम करने के चक्कर में ना रहें, एक बार पूरा इंट्रोडक्शन देख लें, फिर आपकी मर्जी है कि एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में आप आए या ना आए, वो आपकी मर्जी है बच्चा। तो अब देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है, कि सपोज कर लो एक इक्वेशन है dy ओवर dx, और यहाँ पे सर आ जाएगा, सपोज कर लो यहाँ पे आपके पास में x स्क्वायर y आ गया,
लेकिन यहाँ पे इक्वल टू 5 आ गया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि p जो है वो x स्क्वायर है, p तो ये हो जाएगा ना, एंड जो q है वो क्या है, 5 है। हमने ये कहा था ना कि जो p एंड q जो है वो x के फलन या फिर अचर होंगे, ठीक है ना, या तो x का फलन होगा या फिर आपका अचर होगा, ठीक है ना, आपके पास में। तो देखो q यहाँ पर अचर आ गए, दोनों जगह अचर हो सकता था। अगर एक और उदाहरण मैं आपके सामने लिखने की कोशिश करूं मेरे बच्चों, कि मैंने लिखा कि सर dy बटे dx प्लस के 5 y इज इक्वल टू 11, तो ये भी इक्वेशन आप देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे p इज वॉट 5 है, q इज वॉट 11 है, तो कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास में ये तीनों के तीनों मैंने एग्जांपल्स के माध्यम से आपको बताया कि कैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर हो सकती है, रैखिक हो सकती है। टाइप सेकेंड कुछ नहीं है, टाइप 2 क्योंकि मैंने टाइप 1 बनाया है, तो टाइप 2 का मतलब ये होगा सिर्फ और सिर्फ कि वहां पर अगर मैं यहाँ पे टाइप 2 की बात करूं, फिर सॉल्यूशन पे चलेंगे कैसे सॉल्व करना है। टाइप 2 में सर हम लिखेंगे dx बटे dy, मतलब dy बटे dx नहीं होगा, तो फिर यहां पे आ जाएगा सर, सपोज कर लो p1x इज इक्वल टू q1, ठीक है ना, ये इक्वेशन बदल जाएगी, p1x है ना, p1x इंटू q1। तो फिर वही बात होगी कि इसमें p1 और q1 क्या है, आप इसी बात को कहोगे सर p1 एंड q1, p1 और q1 क्या है, ठीक है ना, x के फलन, या तो x के फलन है, या फिर x के फलन नहीं होंगे, सॉरी, x के फलन तो इस केस में होंगे क्योंकि ये y वाला है, इसमें यहां पर y के फलन, ठीक है, या फिर अचर होंगे, क्या होंगे, अचर है। तो कुछ उदाहरण इस पे भी अगर हम बात करें, अभी सॉल्यूशन की बात नहीं करें, पहचान की बात कर रहे हैं, तो dx ओवर dy प्लस सपोज कर लो यहां पे आ जाएगा 1/yx, या फिर सपोज कर लो यहां पर बेटे मेरे पास में आ जाएगा e की घात yx इज इक्वल टू, यहां पे आ गया कोई कांस्टेंट 11। तो जैसे मैंने इन एग्जांपल्स को आपके सामने दिया है, ऐसे इस तरीके की इक्वेशंस, यानी कि कहने की बात यहां पर जो p1 का वैल्यू है, इट इज व्हाट, p1 का वैल्यू e की घात y है, तो आप देख पा रहे y का एक फलन है, q1 11 है, तो ये कांस्टेंट हो सकता है। तो अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब टाइप 1 को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। फिर इसके जैसे ही सेम टू सेम आपको टाइप 2 भी मेरे बताने से पहले ही पता चल जाएगा कैसे सॉल्व करनी है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले बच्चे हो तो बच्चों एग्जाम्पल्स तो आपको समझ में आ ही गए होंगे, तो मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूं अब, ठीक है, कैसे हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, अवकल समीकरण को बेटे सॉल्व करने के लिए एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणक हिंदी में कहते हैं, निकालते हैं। हम लोग एक समाकलन गुणक निकालते हैं, समाकलन गुणक निकालते हैं, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या कहते हैं बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या कहते हैं बच्चों, हेलो, ठीक है बच्चों। तो हम लोग समाकलन गुणक एक निकालते हैं जिसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं, और उसको शॉर्टकट के अंदर, इसको शॉर्टकट में हम I.F कहते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है e की घात p dx, समाकलन p dx। बहुत ध्यान से देखना इस चीज को, आप लोगों को अगर ये चीज समझ में आ गई तो सवालों के अंदर कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा जूम करके दिखाता हूं, e की घात में आपको p लिख करके उसको x के सापेक्ष अवकलित करना है, तो दिस इज व्हाट, ये है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है ना। जैसे ही इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप कैलकुलेट कर लोगे बच्चों, जैसे ही आप इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैलकुलेट कर लोगे, तो इस अवकल समीकरण का, है ना, अवकल समीकरण का, ठीक है ना, तो रैखिक अवकल समीकरण जो है बच्चों, रैखिक अवकल समीकरण का
हम लोग एक व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। व्यापक हल, आपको पता है व्यापक हल कौन सा होता है? जिसके अंदर सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट बचा रहता है, लेकिन अगर कुछ कंडीशंस हमें दी जाएं और हम उस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को, उसकी वैल्यू निकाल लें, तो वो एक विशिष्ट सॉल्यूशन, विशिष्ट हल बन जाता है। तो हम लोग इसका किसी रैखिक अवकल समीकरण का, है ना, एक व्यापक हल लिख सकते हैं। और उस व्यापक हल को कैसे लिखते हैं सर? वो लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसका समाकलन पूरे का, ठीक है नहीं, और प्लस का c तो आएगा ही आएगा, दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन। जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो c आएगा ही आएगा। तो ये आपका इस सिस्टम से हम लोग काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और उसके बाद यहां पर रखने के बाद हम रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक हल लिख देंगे। इस केस में आप कैसे बात करने वाले हैं बेटा? इस केस में आप कैसे बात करने वाले हैं, ठीक है ना? यहां पे भी आप एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे पहले, ठीक है ना? और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e की घात इंटीग्रेशन p, यहां पे dy आएगा, यहां पे क्या आएगा? dy, क्योंकि यहां पर इक्वेशन कुछ अलग थी, dy बटे dx है, तो सर यहां पे आया dx। तो क्योंकि हमारा dx बटे dy वाली इक्वेशन है, तो यहाँ p dy आ जाएगा। इसको जब कैलकुलेट कर लोगे तो फिर हम लोग इसका एक व्यापक हल लिख सकते हैं। तो अवकल समीकरण, है ना, रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण P1 आएगा ना, क्योंकि हम P1 कंसीडर कर रहे हैं। अवकल समीकरण का बेटा हम लोग एक व्यापक हल लिख सकते हैं। व्यापक हल देखो, इसी से आप समझ जाओगे। यहाँ पे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, तो सीधी बात है यहाँ आ जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और मेरे भाई dy, ठीक है? कितना आ जाएगा? dy, क्योंकि यहाँ dx आया था तो वहां dy आ जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस का c। बस आपको ये पहचानना है कि इक्वेशन इस फॉर्म वाली है या इक्वेशन इस फॉर्म वाली है। फिर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना इजी पड़ जाएगा। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं और इन बातों को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। उम्मीद करता हूं कि बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं टाइप 2 अभी हटा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इधर की तरफ एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। आपके एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 14। नई किताबों में 14 है, पुरानी किताबों में 19 है, ठीक है ना? तो अगर मैं बात करूं उदाहरण नंबर, एक उदाहरण है आपकी एनसीईआरटी की किताब के अंदर बेटा, वो 14 नंबर, ये नई किताब की बात कर रहा हूं मैं। कहा है कि अवकल समीकरण है dy बटे dx माइनस का y इज इक्वल टू कॉस x, ठीक है ना? का हमें क्या करना? व्यापक हल निकालना है, व्यापक हल निकालना है, व्यापक हल ज्ञात करो। तो बच्चों व्यापक हल में यही व्यापक हल निकालने का तरीका है, ये लिखा है पूरा का पूरा इधर। क्या करना है आप लोगों को? जब इस क्वेश्चन को आप हल करने जाओगे बच्चों, आपको करना है dy बटे dx माइनस वाई इक्वल टू कॉस x की हम लोग तुलना करेंगे बेटा। क्या करेंगे? तुलना। किससे करेंगे? जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये वाली, कि dy बटे dx प्लस के py इज इक्वल टू q से करने पर। मेन मकसद क्या है कि इस इक्वेशन की तुलना से करने पर हमें p का मान क्लियरली मिल जाएगा। p का मान देखो, यहाँ x की, यहाँ पे p का मान क्या आ जाएगा? जो y का गुणांक है, तो -1 आ जाएगा सर। और आप साफ साफ देखेंगे सर q की जो वैल्यू है वो आपकी cos x आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों अब हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम लोग क्या करने वाले हैं? एक समाकलन गुणक यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकालेंगे हम। तो हम लोग निकालने वाले हैं बच्चों IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो होगा सर e की घात p dx। अब ध्यान से देखेंगे, e की घात p की वैल्यू -1 है, -1 dx। अब आप देखो, ध्यान से देखो, -1 माइनस बाहर आ गया, 1 dx, 1 का समाकलन कितना होता है? x। तो आपके पास में आ जाएगा e की घात -x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच्चों क्या आ गया?
ई की घात माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाल लिया, तो अब हम रैखिक समीकरण का व्यापक हल लिखेंगे रैखिक अवकल समीकरण, या फिर आप इसको नंबर 1 कह लेंगे। दिस इज व्हाट नंबर 1 इक्वेशन। तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 का व्यापक हल कैसे लिखा जाएगा सर? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन dx प्लस के c। इंटीग्रेशन कांस्टेंट ये c लगा दिया है, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो c लगाने की जरूरत नहीं है फिर। तो y इज इक्वल, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ भी तो प्लस c आएगा, नहीं यहाँ नहीं लगाना है, इस बात को आप समझ के लीजिए। e की घात माइनस एक्स इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी है सर? cos x इंटू ई की घात माइनस एक्स dx प्लस का c। तो अब हमें हमारा काम ये है कि इसको समाकलित करना है बस, और उसको मैं इधर की तरफ समाकलन इसका कर दूंगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा सर y ई की घात माइनस एक्स बराबर, इसको सही लिखें तो ई की घात x को शुरू में लिख लेते हैं सर, ई की घात माइनस एक्स को शुरू में लिख लिया, यहाँ पे cos x आ जाएगा और dx आ जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हो? अब आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हो बच्चों, ठीक है ना। अब आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हो, इस बात पे ध्यान देना है, ठीक है। तो हम लोगों को जो परेशान करने वाली बात है, ये वाला इंटीग्रेशन हमें निकालना है। तो माना इसमें हम लोग इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे, और माना हमने इसको i मान लिया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम लोगों को समाकलन लगाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो अब आप बात सुनो, ये तो हमारा 7.6 कहें खंडस समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जब दो फलन गुणा में आते थे तो हमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानना होता था, और उसको हम ILATE आइलेट के हिसाब से मानते थे कि I का मतलब इनवर्स फंक्शन, L का मतलब लॉग वाला, A मतलब एल्जेब्रिक मतलब x वाला, T का मतलब आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक, और E का मतलब एक्सपोनेंशियल मतलब e की घात x या e की घात x वाला। तो इसमें हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल है बेटा, और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो इनमें दोनों में पहले कौन है? ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो हम फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे? cos x को बेटे हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, e की घात माइनस एक्स को सेकंड फंक्शन मान लेंगे। और फॉर्मूला क्या होता था सर? क्या होता था, ठीक है ना, क्या होता था कि जब दो फंक्शन गुणा में होते थे, होता था कि फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का समाकलन, माइनस पहले फंक्शन का हम लोग अवकलन करते थे बच्चों, फिर दूसरे का हम लोग समाकलन करेंगे बच्चों, और पूरे का फिर से हम लोग समाकलन कर देंगे बच्चों। ये बात आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर खंडस समाकलन का काफी इस्तेमाल है। तो cos x हो गया। अब ये बताइए e की घात माइनस एक्स का कितना होता है? आप लोगों को हमने एक फॉर्मूला बताया था कि e की घात अगर ax होगा dx, तो उसका समाकलन सर e की घात ax ही होगा, लेकिन x के गुणांक को हम बटे में लिख देते हैं। तो यहां पर e की घात माइनस एक्स का इतना ही होगा, लेकिन x का गुणांक कितना है बच्चों? x का गुणांक कितना? -1 है, तो उस -1 को बटे में हम लिख देंगे यहां। फिर यहां पे माइनस आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना, यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x का जो समाकलन होता है सर माइनस के sin x होता है, इसका समाकलन, सॉरी cos x का अवकलन कह रहा हूं मैं, जब जुबान मेरी फिसल गई। तो e की घात माइनस एक्स अपॉन, सीधी बात है, इसका भी -1 बटे में आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx चलता रहेगा। आपको जरूरत नहीं है कि आप इसके साथ इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाएं, यहाँ पे c लगाएं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग c जो है, ठीक है ना, हम लोग c यहाँ पे लेके चले हैं। तो यहाँ पे c ऑलरेडी है, समीकरण नंबर 2 में ऑलरेडी ये c है, ये c इसी काम के लिए लगाया गया है, ये बाद में आ जाएगा उठ के। तो सर ये i इज इक्वल टू, बच्चों ध्यान से देखो, माइनस का cos है ना, शुरू में लिखते हैं, माइनस e की घात माइनस एक्स cos x, तो ये हो जाएगा पहला हिस्सा माइनस। अब इस माइनस से ही माइनस खत्म हो जाएगा सर, ठीक है ना, और इंटीग्रेशन ऑफ e की घात माइनस एक्स, या जो का तू रख लो, साइन एक्स इंटू ई की घात माइनस एक्स और dx। आप मुझे कहोगे सर
सर सर सर सर सर वापिस फिर खंडस समाकलन, बिल्कुल भाई बिल्कुल लगेगा यार। तो i इज इक्वल टू माइनस ई की घात माइनस एक्स और कॉस एक्स माइनस खंडस समाकलन। उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वाले को फर्स्ट कह रहे हैं, इसको सेकंड कह रहे हैं, जैसे पहले हमने माना था। तो पहला फंक्शन जो का तू साइन एक्स जो का तू, और दूसरे का बेटा समाकलन हम लोग करने वाले हैं माइनस, पहले का अवकलन करें, कहो तो डायरेक्ट मार तू थोड़ी सी बात, या लिख दूं एक बार, चलो उसको लिख देता हूं। पहले का बेटे हम लोग अवकलन कर रहे हैं, दूसरे का हम लोग बेटे समाकलन कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने एक मंझला ब्रैकेट लगाया, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट बाहर इस्तेमाल कर लिया है मैंने, और इस पूरे का फिर से समाकलन हम लोग कर रहे हैं। तो बेटे थोड़ी सी भावनाओं को समझ लेना, यहाँ पे dx लिखा है, क्या कैमरे में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है भैया, वो तो बोर्ड बहुत खिसका हुआ है बोर्ड, कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, dx है। तो बच्चों अब देखो i इज इक्वल टू ई की घात माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा सर, ठीक है ना। और अगर आप ध्यान दोगे माइनस बाहर है, अंदर की तरफ ई की घात माइनस एक्स का फिर वही ई की घात माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन माइनस का 1, ठीक है ना, क्योंकि एक्स का गुणांक बटे में आ जाएगा। फिर माइनस साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स, और ई की घात एक्स का फिर वही ई की घात माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 इंटीग्रेशन फिर से dx। आप कहोगे सर रुक नहीं रहा है ये, तो इसको कोई रोको, तो वहां पे लिखने में दिक्कत होगी। तो ये वाला हिस्सा आप लोगों ने अगर नोट कर लिया होगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इसे रफ कर दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, हमारा जो इंटीग्रेशन है आई, वो किस हालत में पहुंच चुका बेटा, वो है ई की घात माइनस एक्स और कॉस एक्स, ठीक है। फिर है, ध्यान से देखेंगे, ये वाला माइनस ऊपर आ जाएगा, माइनस अंदर ब्रैकेट माइनस ई की घात माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है बच्चों। यहां पे -1 है, ये प्लस हो जाएगा, तो बच्चों ये प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन ई की घात माइनस एक्स और कॉस एक्स और डीएक्स। कमजोर दिमाग वाले बच्चे सोच रहे होंगे कि सर फिर से खंडस समाकलन, हाँ करते रहो, अगले साल 2 साल तक यही करते रहना। भाई मेरे आप इस पे नजर मारो ना थोड़ा सा, ये तो आई हो गया। तो हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, इसको हम आई लिखने वाले हैं। आई के अंदर आई बन गया है, मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ प्लस हो जाएगा ए की घात माइनस एक्स साइन एक्स, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, इसको मैं क्या कह दूंगा, ये हमारा आई है। इस आई को आई के पास पहुंचा दो, तो हमारे पास 2i हो जाएगा, ई की घात माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस ई की घात माइनस एक्स साइन एक्स। तो बच्चों अगर हम इसको थोड़ा सही लिखें, आई इज इक्वल टू 1/2 ई की घात माइनस एक्स कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स। तो बस अब आपका आंसर आ चुका है, समीकरण 2 में रख दो आप, ठीक है ना। किस में रख दो, समीकरण 2 से, क्योंकि वही हमारा व्यापक समीकरण है ना, व्यापक हल है। तो समीकरण 2 से क्या था, y ई की घात माइनस एक्स, समीकरण 2 देखो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और हमने इसको क्या माना था भाई, हमने इसको क्या माना था बच्चों, इसको i माना था, और इसका मान हमने निकाल लिया है, ये रखा है यहाँ, इज इक्वल टू, ये था ना i प्लस सी था बेसिकली, तो हम i का मान यहाँ रख देंगे, ई की घात माइनस एक्स इज इक्वल टू, आई क्या है सर 1/2 ई की घात माइनस एक्स एंड आ जाएगा कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स और प्लस का सी। तो ये एक जनरल सॉल्यूशन, एक व्यापक हल मुझे प्राप्त हो गया है बच्चों, एक व्यापक हल मुझे प्राप्त हो गया है, ठीक है। एक व्यापक हल प्राप्त हो गया है किसका, मेरे को इस इक्वेशन का। तो हम लोगों ने कहीं माइनस का गड़बड़ करा है बेटा, तो माइनस कहीं पर ऐसा हुआ है, क्योंकि आंसर में यहाँ माइनस का है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, माइनस का कुछ फर्क आ गया बेटा। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, तरीका आपको समझ में आना चाहिए, तरीका जो है वो यही रहेगा करने का। तो कहीं पर हमने माइनस की मिस्टेक छोटी सी कर दी है, और वो हो सकता है संभावना कुछ गलत फहमी में फ्लो में, तो यहाँ पे कहीं कुछ हुआ होगा मेरे हिसाब से। पहला जो का तो दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन पूरे का फिर समाकलन, ठीक है। तो बेटा यहाँ देखना ध्यान से, ये तो ए की घात माइनस एक्स अपॉन 1 आ गया, ओके माइनस आ गया, कोस एक्स का समाकलन
माइनस का साइन एक्स, सॉरी कोस एक्स का अवकलन माइनस के साइन एक्स, और e की घात माइनस एक्स बटे -1, इससे प्लस कट गया, ठीक हो गया। नीचे आ जाओ, ये एज इट इज चलता रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अब, ठीक है ना। अब ये माइनस था तो हमने इसमें पहला जो का तो दूसरे का समाकलन, माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, ठीक है ना आपके पास में, और पूरे का फिर से समाकलन। तो सर ये तो जो का तू है, ये माइनस जो का तू है, ई की घात ये माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सर ये माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, माइनस माइनस हमारा प्लस होना चाहिए, जो कि हमने लिखा भी है, ई की घात एक्स कोस एक्स, ये हमने प्लस हमारा यहाँ होना चाहिए प्लस, ठीक है। तो जब ये प्लस हो गया, ठीक है ना, जब ये प्लस हो गया तो बच्चों जब ये प्लस हो गया तो बच्चों एक बात ध्यान से सुनो, एक बात बहुत ध्यान से सुनो, एक बात ध्यान से सुनो। हम लोग इस आई के लिए, ये वाला तो माइनस में ही चल रहा है ना भाई, ई की घात एक्स कोस एक्स जो है बेटा, ई की घात कोस एक्स तो ये माइनस में ही चल रहा है ना, तो यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि माइनस भाग गया, तो ये माइनस यहाँ रहेगा, तो यहाँ पे भी ये माइनस बच्चों रहेगा, और ये माइनस यहाँ पे भी बच्चों रहेगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जब ई की घात एक्स को कॉमन निकाल लेंगे तो साइन एक्स को पहले लिख लेंगे और माइनस का कॉस एक्स कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आ जाएगा फिर हमारे पास में साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, ठीक है ना। और ई की घात माइनस एक्स को उसने क्या करा, बटे में ले आया, वो 1/e की घात एक्स कर लिया, ये तो करा उसने आंसर में, ठीक है ना। या नहीं तो उसने क्या करा, ई की घात माइनस एक्स है तो ई की घात एक्स से मल्टीप्लाई कर दी पूरी इक्वेशन में, ताकि वाई नंगा हो सके। भाई सॉल्यूशन जो देते हैं अधिकतर वाई बराबर देंगे हम, है ना। तो इस वाई के पास ई की घात माइनस एक्स है, तो एक काम करो, ई की घात माइनस एक्स से भाग कर दो पूरे पोर्शन को, ई की घात माइनस एक्स से यहाँ भाग कर दिया हमने, ई की घात माइनस एक्स से इसको भाग कर दिया मैंने, और बेटे एक सी लिखा हुआ है प्लस का सी, ई की घात माइनस एक्स से इसको भाग कर दिया मैंने, ये तो कट जाएगा ये वाला, इससे कट जाएगा ये वाला, तो y बराबर सर 1/2, ठीक है ना, अंदर आ जाएगा साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, ठीक है बच्चों। और सर ये ई की घात माइनस एक्स है, ठीक है ना, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो प्लस के सी एक्स आ जाएगा, सी ई की घात एक्स, सी ई की घात एक्स आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। मुझे लगता है ये थोड़ा माइनस की मिस्टेक की वजह से थोड़ा लंबा खिंच गया, अदरवाइज आपको क्लियरली समझ में आया था मेथड आपको कि करना क्या है। तो अब इसी तरीके से 1-2 क्वेश्चंस और देखते हैं बेटा, 15 नंबर एग्जाम्पल पे चलते हैं। क्या आपको ये चीज समझ में आई, इसका मुझे यहां से तो पता चलेगा नहीं, लेकिन हाँ एक जरिए से पता चल सकता है। अगर आप लेक्चर को बेटे थोड़ा सा लाइक वाइक कर दिया करो, कमेंट में लिख दिया करो कि सर क्या लगा आपको, ठीक लगा, बुरा लगा, या कुछ बात समझ में ना आई हो, तो वो तो आप कर ही सकते हो। और अब ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास में, क्योंकि उनको भी लाभ हो जाएगा, बोर्ड की परीक्षा उनको भी देनी है। तो बेटा हम लोग करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, इसको जरा लेक्चर को पॉज करके आप समझ लें, कर लें, ठीक है। 15 नंबर हम लोग करते हैं। चलिए मैं भी रफ करता हूँ, जरा पानी थोड़ा सा पीने की इच्छा है, अभी 1 मिनट लगेगा बेटा, आपके सामने आ जाऊंगा मैं। चलिए बच्चों अब हम देखेंगे कि एक एग्जाम्पल और है 15 नंबर, ठीक है ना, और उसके लिए भी हमें कहा है कि इसका एक व्यापक सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन निकालिएगा। अगर आप अवकल समीकरण, ये सॉरी रेखिक अवकल समीकरण ना पढ़े होते तो आप क्या सोचते, आपकी क्या थिंकिंग होती, उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। सवाल तो बहुत इजी है, हो जाएगा, ठीक है। आप ये सोचते कि अगर ये आपको ये पता ना चले कि ये कौन सी अवकल समीकरण है, तो आप पहले इसको वेरिएबल सेपरेबल करने की कोशिश करते, जो कि नहीं हो पाता। वेरिएबल सेपरेबल हो ही नहीं पाएगा मेरे बच्चों। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब एक्स एक्स वाले एक तरफ करना है, वाई वाई वाले एक तरफ करना है, वो हो ही नहीं पाएगा। फिर आप सोचते कि शायद ये समघातीय अवकल समीकरण बन जाए, y = vx रख के काम चल जाए। ये समघातीय अवकल समीकरण भी नहीं है। तो फिर ये लास्ट रास्ता बचता है आपका कि ये एक समीकरण है, शायद ये रैखिक अवकल समीकरण बन जाए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए, जिसका रूप कुछ ऐसा होता है कि सर dy/dx
प्लस के पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहां पी एंड क्यू या तो चर हैं या तो एक्स के फलन है, या फिर ये कोई अचर हो सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जो कि दिख रहा है अभी हमें क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये इक्वेशन इस रूप में तो कम से कम नहीं है, क्योंकि यहां पर dy बटे dx का गुणांक 1 होता है, देखो, लेकिन यहां पर dy बटे dx का गुणांक x है, तो पहले से x को हटाओ तब देखते हैं। तो पूरी इक्वेशन को मैं x से डिवाइड कर रहा हूं, तो dy बटे dx, इसको x से भाग करूंगा x खत्म हो जाएगा, यहां पे 2 बटे x आ जाएगा y, और इज इक्वल टू x को जब भाग करेंगे तो यहां x आ जाएगा केवल। अब देखो आप ध्यान से, बिल्कुल ठीक बात है ना। और यहां पर एक शब्द लिख देंगे कि हम लोग dy बटे dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से क्या कर देंगे बेटा, तुलना कर देंगे। तुलना करने पर क्या मिल जाएगा सर, p की वैल्यू 2 बटे x मिल जाएगी, देखो आप, y का गुणांक जो है वो p होता है, और q की वैल्यू सर x मिल जाएगी। अब इस समीकरण का सॉल्यूशन निकालने के लिए, इक्वेशन नंबर जो हमारी 1 है, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम क्या निकालेंगे, समाकलन गुणक यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, और वो होता है सर e की घात p dx, और वो आ जाएगा e की घात p क्या है, 2 बटे x dx। इसको ध्यान से देखना है, ऊपर वाला समाकलन 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x dx, e की घात 2, 1/x का होता है log x। बात समझ में आई। और अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, e की घात हम लोग log x का स्क्वायर कर सकते हैं ना भाई, ये e की घात 2 log x से थोड़ा जूम करके दिखाने के चक्कर में हूं, इसको e की घात log x स्क्वायर कर सकते हैं ना, क्योंकि log की खास बात है कि वो घात को शुरू में लिख सकता है या शुरू से उठा करके घात में पहुंचा सकता है। बात समझ में आ रही है ना। अब देखो ये आ गया। एक प्रॉपर्टी और थी कि e की घात अगर कभी log x होता है तो उसकी वैल्यू x हो जाती है, ये हम कई बार पीछे भी यूज कर चुके हैं। e की घात log x का मतलब होता है, e की घात log x का मतलब होता है x। e की घात log अगर हमारे पास में a है तो उसका वैल्यू आ जाएगा a। e की घात log 5 का वैल्यू होगा 5, ठीक है। तो इसका मतलब सीधी बात है बच्चों कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है बच्चों वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। सीधी बात है, ये log एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो बस अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 का व्यापक हल। समीकरण 1 का हम लोग लिखेंगे बच्चों व्यापक हल, ठीक है ना। समीकरण 1 का हम लोग लिखने वाले हैं व्यापक हल। तो बच्चों व्यापक हल कैसे लिखना था, हमने बताया था आपको कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और पूरे का समाकलन dx और आ जाएगा c। ठीक है भैया, क्लियर है आप लोगों को। तो भैया y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज वॉट एक्स स्क्वायर है, बराबर क्यू इंटू क्यू क्या है बच्चों, क्यू क्या है x है, x इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस का c। ये तो बहुत ही सरल हो गया। तो वाई एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे आ जाएगा सर x की घात 3 डी एक्स प्लस सी। तो वाई एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा x की घात 4 बटे 4 प्लस का c, ठीक है ना। क्या y को फिर अकेला करना है क्या, ठीक है ना आपके पास में। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू आ जाएगा x की घात 4 बटे 4x की घात 2 प्लस c बटे x की घात 2, ठीक है। तो आप इसको सही कर लेंगे तो 2 घात कट जाएंगे, तो y इज इक्वल टू एक्स की घात 2 बटे 4 प्लस सी एक्स की घात -2 लिख सकते हैं। ये आपका इसका व्यापक सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं
21वां पुरानी बुक के हिसाब से है, नहीं तो ये 16वां एग्जाम्पल है। नोट कर लो आप लोग करना चाहते हो तो 16वां एग्जाम्पल है। और 16वें एग्जाम्पल के अंदर बच्चों ध्यान से देखो, वो टाइप 2 वाली बात हो रखी है, ठीक है ना। टाइप 2 वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, ठीक है। तो 16वें एग्जाम्पल की हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों। कह रहा है कि एक इक्वेशन है मेरे पास y dx माइनस के x प्लस के 2y² और dy बराबर 0, ठीक है जी, को हमें हल करना है, इसका व्यापक हल हमें निकालना है। तो पहली बात तो यह है कि इसको पहले देख लो, ना तो उसमें वेरिएबल सेपरेबल होना, 9.3 काम में नहीं आएगी, ना ये एक होमोजीनियस इक्वेशन बनेगी, ना ये मतलब समघातीय अवकल समीकरण नहीं बनेगी। तो हमारे पास एक ही बची, रेखिक अवकल समीकरण। और रेखिक अवकल समीकरण के अंदर भी हम लोग ध्यान दें तो एक ये टाइप 2 वाली थी कि dx अपॉन dy प्लस के px इज इक्वल टू क्यू, p1x या q1 लगा लो, ये वाला होता है। तो मैं इसको बना लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग करने वाले हैं सर y dx है तो यहाँ पे dy से डिवाइड कर लो आप, x प्लस के 2y² और यहाँ पे भी आप dy से डिवाइड कर लो, इज इक्वल टू 0 को dy से डिवाइड करने से क्या हासिल हो जाएगा, 0 ही होगा। तो y dx ओवर dy माइनस का x प्लस के माइनस का x है ना, माइनस के x और माइनस का आप लिख लो 2y² इज इक्वल टू 0। तो भाई क्या होता है बच्चों, क्या होता है कि यहां पर P1 और Q1 जो हैं ये y के फलन होंगे या फिर ये अचर भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, कोई संख्या भी हो सकती है। तो हम लोग उस फॉर्म को बनाना चाहते हैं तो सीधी बात है, dx अपॉन dy को मैंने इधर रखा बच्चों, माइनस x यहां रखा और 2y² को उधर लेके चला गया। यहाँ पे जो y है, इस y को हटाने के लिए हम लोग पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड कर देंगे ऐसे करके। तो हम लोग देखेंगे y से y, तो आपके पास में dx अपॉन dy जो है माइनस का 1/y है ना, और x, ठीक है ना। चाहो तो यहाँ पर प्लस लगा लो और यहाँ पे माइनस लगा लो अंदर, ठीक है। और इज इक्वल टू आ जाएगा 2y, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 2y। अब इसकी की हम लोग तुलना कर लेंगे, कि हम लोग तुलना करने वाले हैं उस वाली इक्वेशन से, कौन सी से, dx अपॉन dy प्लस का है ना, प्लस का P1x इज इक्वल टू क्यू से हम लोग बच्चों तुलना करेंगे, है ना, कि तुलना से करने पर तो क्या होने वाला बेटा, P1 की वैल्यू हमारी 1/y आ जाएगी माइनस वाली, और बच्चों Q1 की जो वैल्यू है वो 2y आ जाएगी, ठीक है। यहां पर फिर से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, और इस बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनता है बच्चों, इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनता है बच्चों, e की घात इंटीग्रेशन y dy, सॉरी P1 dy, तो यहां पे आ जाएगा बच्चों e की घात इंटीग्रेशन P1 dy। तो आप वैल्यू रखोगे e की घात माइनस का 1/x 1/y और dy का इंटीग्रेशन। तो यहां पर हम लोग देखेंगे सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकलने वाला है हमारा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच्चों निकलने वाला है 1/y का समाकलन y के सापेक्ष log y हो जाएगा, e की घात माइनस का log y, ठीक है ना। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को सही रूप में लिखने के लिए मैं एक काम करता हूं, e की घात log y की घात -1 लिख लें अगर इस माइनस को खत्म करना चाहते हैं। और फिर हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी
कि ई की घात log x या log जो भी हो वैल्यू निकलेगी तो y की घात -1, या फिर इसको ले दो 1/y। हमारे पास इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल करके आ गया 1/y। ठीक है बच्चों, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल करके आ गया हमारा 1/y। ठीक है, अब हम लिखना चाहते हैं सॉल्यूशन, और इस अवकल समीकरण का व्यापक हल होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू Q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी। तो रखो व्यापक हल जो आ जाएगा बच्चों x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू Q इंटू Q क्या है बच्चों, Q 2y है, 2y गुणे 1/y dy और प्लस का c। तो x/y इज इक्वल टू, सर y से y कट गया, 2y आ जाएगा वापस, क्योंकि 2 बाहर और 1 बचेगा, 1 का y प्लस के c, या फिर x इज इक्वल टू आ जाएगा 2y² प्लस के yc। ये आपका इसका एक व्यापक सॉल्यूशन मिल जाएगा बच्चों। ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ज़रा फटाफट से इसको बेटे नोट करो। अभी मैं आपके सामने इसका एक और एग्जाम्पल प्रस्तुत करूंगा जो आपके एनसीईआरटी किताब के अंदर है। चलिए बच्चों, 17 नंबर एग्जाम्पल की बात हम लोग करने वाले हैं अब। ठीक है, आपके सामने उम्मीद करता हूं कि अब आपको अवकल समीकरण रेखिक अवकल समीकरण की जानकारी मिल गई होगी। तो अब उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चंस आप लोग कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो 2 एग्जाम्पल अभी और बचते हैं, उन दोनों एग्जाम्पल को करते हैं, फिर आप लोग आराम से एकांत में बैठना और एक्सरसाइज के अंदर अपने हाथ पैर चलाने की कोशिश करना, क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे सवाल एक्सरसाइज के अंदर हैं। सॉल्यूशन हम करवाएंगे, लेकिन उससे पहले ही अगर आप कर लोगे तो बड़ा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। तो चलिए बात करते हैं। तो हमें इस बार कहा है कि dy/dx प्लस y कोट x है, और 2x प्लस के x² कोट x, जहाँ x 0 के बराबर नहीं है वो तो कोई बात नहीं है। इस बार हमें व्यापक नहीं विशिष्ट हल निकालना है। इसका मतलब हम लोगों को कुछ कंडीशंस दी होंगी जिससे हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो c है उसका वैल्यू निकाल पाएंगे, और वो दी है कि अगर x की वैल्यू π/2 हम लेके चलते हैं तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं और इस इक्वेशन को उठाते हैं बच्चों। dy/dx प्लस के y cot x इज इक्वल टू 2x प्लस के x² एंड cot x की आप तुलना करो। क्या करो? तुलना किससे करेंगे बेटे? dy/dx प्लस के py इज इक्वल टू q से करने पर। ठीक है, तो जब तुलना करेंगे तो सीधी बात है सर, p क्या आ जाएगा हमारा? p आ जाएगा y का गुणा किया cot x है, यहाँ पर p है तो cot x आ जाएगा, और q का जो वैल्यू है सर वो थोड़ी बड़ी है कि 2x प्लस के x² और cot x। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, तभी तो सॉल्यूशन निकलेगा इसका। पहले व्यापक सॉल्यूशन ही निकलेगा। पहले क्या निकलेगा बच्चों? व्यापक सॉल्यूशन ही निकलेगा, उसके बाद हम लोग विशिष्ट सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, पहले हम लोग व्यापक सॉल्यूशन ही निकालेंगे इसका। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने जा रहे हैं, विच इज इक्वल टू e की घात p dx हो जाएगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन e की घात cot x और dx। अब आप लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि इंटीग्रेशन ऑफ cot x का एक फॉर्मूला पढ़ा था dx, विच इज इक्वल टू होता था log sin x प्लस का c। ये पढ़ा था ना? अरे मेरे भाई, इसको चाहे ऐसे देख लो ना, cot x को क्या लिखोगे आप? cos x बटे sin x और dx। आप देखो नीचे वाले को t मान लो, नीचे का अवकलन ऊपर रखा हुआ है, तो मैंने तरीका बताया कि log नीचे वाला sin x ही आ जाएगा। ये तो फॉर्मूला भी है यार, ये तो फॉर्मूला भी है। तो हम लोग यहाँ पर इसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए बच्चों। e की घात log sin x हो जाएगा। हो गया, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारा। अब हम चलते हैं व्यापक हल लिखते हैं। तो हम लोग इस समीकरण का, जो समीकरण हमें दी गई है,
ठीक है ना। हम लिखेंगे दी गई अवकल समीकरण का हम लोग पहले व्यापक हल लिखेंगे, व्यापक हल लिखेंगे। और व्यापक हल होता है सर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच्चों और फिर dx, ठीक है, प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट c जिसकी वैल्यू हमें बाद में निकालनी है। तो y इंटू, अच्छा लोग देखो e की घात लोग साइन x की वैल्यू तो साइन x ही हो जाएगी ना। हमने बताया था e की घात अगर लोग a भी होगा तो उसकी वैल्यू a हो जाएगी, लोग हट जाएगा मतलब ये e की वजह से। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सर साइन x बराबर क्यों, हमारा काफी भारी भरकम एक फलन है x का, ये 2x प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में सर हो जाएगा कोट x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है साइन x, पूरे का समाकलन है dx और प्लस का c। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, इतना तो क्लियर है आपको। अब हमें जो लेफ्ट साइड में समाकलन है इसी पे थोड़ा सा ध्यान देना, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, बहुत इजी क्वेश्चन ये हो गया है। तो y साइन x आपके पास में रहेगा, इस साइन x के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2x साइन x हो जाएगा dx, प्लस यहाँ पे आ जाएगा सर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, और कोट x को लिख रहा हूँ मैं cos x बटे साइन x, एक साइन x बाहर से आ जाएगा dx प्लस का c। तो साइन x से साइन x सर मैं काट दूंगा, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा वो मैं देखूंगा यहाँ, ठीक है। तो सर ये आ जाएगा y साइन x बराबर, ठीक है, y साइन x बराबर 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, ये x साइन x हो जाएगा यहाँ dx माइनस प्लस, प्लस ही है ना, हाँ प्लस है, प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और dx। समझे नहीं आप, क्योंकि साइन एक्स से साइन एक्स कट गया है हमारा, ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से सुनो, आप क्या सुनोगे बेटा, ध्यान से सुनो। आप लोग अगर दूरदर्शी बच्चे हो, ठीक है ना, तो इसमें खंडश समाकलन वाला अगर हम आईलेट के हिसाब से बात करें, ILATE है ना, आईलेट के हिसाब से बात करें तो अगर मैं इसका करूंगा, ये मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, प्लस का c तो है ही है जो है, ठीक है ना। तो मुझे किसका समाकलन करना चाहिए, देखो अगर मैं इसका करूंगा ना तो इसमें फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक ही आएगा, तो पहला जो का तू दूसरे का समाकलन साइन x हो जाएगा, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन पूरे का फिर से समाकलन। हाँ तो एक काम करते हैं, देखो y साइन x को रखते हैं जो का तू, और बच्चों इसको 2 देखो इज इक्वल टू 2x साइन x को मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये खत्म होने वाला है थोड़ी देर में, चाहो तो कर दो से भी तब भी हो जाएगा, अगर आप दोनों में ही खंडश समाकलन लगाओगे तब भी सवाल हल होगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेहनत ज़्यादा हो जाएगी। तो हम इसमें इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं अलजेब्रिक वाले को, उसको सेकंड, तो पहला जो का तू दूसरे का समाकलन cos x का समाकलन माइनस पहले का अवकलन हो जाएगा सर 2x, और दूसरे का पहले का अवकलन 2x, दूसरे का समाकलन cos x का समाकलन हो जाएगा sin x, पूरे का फिर से हम लोगों को समाकलन करना पड़ेगा। मतलब मैंने क्या करा, मैंने ये अंदर का काम कर दिया पहले ही, मतलब पहले ही करने का मतलब फॉर्मूला क्या कहता है गुणा खंडश समाकलन वाला, कि पहले का अवकलन कितना होगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, दूसरे का समाकलन cos x का समाकलन सर होता है sin x, पूरे का फिर से समाकलन। अब मेरी गलती बताओ क्या है इसमें, कुछ भी गलती नहीं है मेरी, तो प्लस का c है, प्लस का क्या है बच्चों c है। अब इस वाले पोर्शन से आप इस वाले पोर्शन को काट सकते हो, बताओ मैंने कुछ गलती करी क्या, बताओ कुछ करा क्या, नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा सर y साइन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कोस एक्स का समाकलन कितना होता है सर साइन x होता है, एंड प्लस के c।
तो ये तो इसका व्यापक सॉल्यूशन आ गया है मेरे हिसाब से। या फिर इसको अगर थोड़ा और क्लियर करें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस सी अपॉन साइन एक्स, ये आ गया। ठीक है, ठीक है जी आपके पास में। अब बच्चों ध्यान से सुनो, हमें कुछ कंडीशन दी है, क्योंकि हमें व्यापक सॉल्यूशन नहीं निकालना है, विशिष्ट सॉल्यूशन निकालना है। हम अब क्या करेंगे, अब हम x की वैल्यू अगर हम पाई बाय 2 ले लें तो y की वैल्यू बेटे 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे रखते हैं 0 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 4, बिकॉज हमने x की जगह रखा, और साइन पाई अपॉन 2, है ना, पाई अपॉन 2। नहीं सुनो, इसको और सॉल्व कर लो ना, अभी कहाँ इतना परेशान हो, ये कट गया है। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंडीशन रखते हैं कि x की वैल्यू अगर हम पाई बाय 2 कंसीडर कर लेंगे तब y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस सी अपॉन साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 का वैल्यू 1 होता है, तो c की वैल्यू आ जाएगी माइनस के पाई स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है ना, माइनस के पाई स्क्वायर अपॉन 4। और इसको आप यहाँ समीकरण नंबर 2 कह के समीकरण 2 में रख दो। तो समीकरण 2 से क्या करने वाले हैं, y इज इक्वल टू बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस माइनस की वैल्यू रखेंगे तो माइनस का पाई स्क्वायर अपॉन 4 साइन एक्स। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए एक एग्जाम्पल और बचता है ना, एक एग्जाम्पल बच्चों और बचता है, उस एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तब तक आप वीडियो को पॉज कर लें, नोट कर लें बच्चों। तो बच्चों चलो अब हम करते हैं लास्ट वाली एग्जाम्पल मैंने 23 नंबर डाल दिया है गलती से, क्योंकि मेरे पास बच्चों पुरानी किताब है, लेकिन नई किताब से अगर आप देखोगे एनसीईआरटी की तो सर ये 18 नंबर है ना, 18 नंबर एग्जाम्पल है। तो अब हमें एक अवकल समीकरण स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है, हमें भाषा दी गई है, उससे हमें अवकल समीकरण बनानी है। फिर हम देखेंगे कि हमारी ये अवकल समीकरण रेखिक अवकल समीकरण है या नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग इस अवकल समीकरण को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे। बहुत सरल सवाल है, उतना ज़्यादा कुछ काम नहीं है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। तो क्या कहा है उसने, पहले देखिए, पहले हम एक अवकल समीकरण को तैयार करते हैं। कह रहा है बिंदु 0,1 दिया है, इसका मतलब विशिष्ट सॉल्यूशन निकालना है। ये तो कंडीशन हमें दे दी कि x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, तो बाद में इसका मतलब ये रहेगा कि इसकी हेल्प से हम लोग c का मान निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट का मान निकाल लेंगे। चलिए, से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि उस वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के x निर्देशांक तथा x निर्देशांक y निर्देशांक के गुणनफल के योग के बराबर है। मतलब देखो, कोई वक्र है तो इसके किसी एक बिंदु ये एक्स वाई पर स्पर्श रेखा ये बनेगी। तो हमने पहले भी कई बार क्वेश्चंस करे हैं कि स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी बच्चों, वो प्रवणता होगी dy बटे dx। वो प्रवणता कितनी होती है, dy बटे dx। तो भाई साहब कह रहे हैं जनरली कि जो dy बटे dx है वो बराबर किसके होगी, x निर्देशांक यानी कि भुज और x तथा y का कोटि के गुणनफल यानी कि x और y का गुणनफल ये हो गया इनके योगफल के बराबर। ये है कंडीशन, ये कह रही है कंडीशन, हमें ये कह रही है बच्चों। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमें ये क्लियर हो गया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करें, प्रश्नानुसार अगर हम लोग बात करते हैं, प्रश्नानुसार अगर बेटा हम लोग बात करते हैं तो बच्चों dy बटे dx जो मैंने अभी बनाई है वो बराबर हो जाएगी x प्लस एक्स वाई के। लेकिन हम लोग रैखिक अवकल समीकरण की जब चर्चा कर रहे हैं बच्चों, तो उसका रूप क्या है, उसका रूप होता है कि dy बटे dx बराबर होता है, अरे नहीं, प्लस के एक्स वाई सॉरी पी वाई इज इक्वल टू क्यू, है ना, पी वाई इज इक्वल टू क्यू।
तो हम अगर देखें तो इसको लिख सकते हैं dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, और अगर इसकी मैं तुलना dy बटे डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से तुलना करूं तो बेटे हम लोग देखेंगे p की वैल्यू माइनस एक्स हो जाएगी और q की वैल्यू जो है वो x हो जाएगी। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें अगर हम लोग तो इट विल कम इंटीग्रेशन p dx, मतलब इंटीग्रेशन माइनस एक्स का dx, ये आ जाएगा सर e की घात माइनस के एक्स स्क्वायर बटे 2। ठीक है ना, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है तो सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की घात माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 बराबर क्यू इंटू क्यू क्या है सर, क्यू हमारे पास में x है, तो सर x इंटू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू e की घात माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 dx और प्लस का c। तो सर ये आ जाएगा y e की घात माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x e की घात माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx प्लस c। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, घातों में एक का अंतर दिखाई दे रहा है तो हम लोग कर लेते हैं कि सर माना माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को हमने t कंसीडर कर लिया है, तो जब अवकलन करेंगे तो माइनस 1/2 एंड 2x dx का जो मान है वो dt आ जाएगा। ठीक है सर, 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का x dx जो है वो dt होगा, या फिर x dx का जो मान है वो आ जाएगा dt माइनस का। तो ऊपर रखेंगे y इज इक्वल टू ई की घात y इंटू ई की घात माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, देखो x और dx मिलके बना देगा माइनस का dt, तो माइनस का dt एंड e की घात t प्लस के c। तो सर ये आ जाएगा यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे y इज इक्वल टू y इंटू ई की घात माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन e की घात t का मान रख दोगे माइनस के e की घात t का समाकलन e की घात t ही होगा ना, प्लस के c। सर ये आ जाएगा y इज इक्वल टू ई की घात एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ई की घात माइनस के, ठीक है ना, माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के c। यही है क्या, बहुत इजीली नहीं हो गया क्या? ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से y को जब अकेला करेंगे तो e की घात माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से डिवाइड यहाँ कर दो, e की घात माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से ये कर दो, e की घात माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से यहाँ कर दो, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -1 और प्लस के c e की घात एक्स स्क्वायर बटे 2, मैंने इस e की घात को ऊपर ले गया तो प्लस हो जाएगी। ये हमारा कंडीशन बनी, दिस इज नंबर 1। लेकिन हमें कहा गया है, बिंदु के हिसाब से कहा है कि यदि वक्र एक जो है एक 0,1 से होकर जाता है, तब क्या बात होगी, तब होगी कि x की वैल्यू 0 और तो y की वैल्यू 1 भर दो, 1 इज इक्वल टू -1 प्लस c e की घात 0 हो जाएगा। तो बेटा c की वैल्यू आ जाएगी 2, c की वैल्यू आ जाएगी 2 और उसको समीकरण 1 में रख देंगे हम, क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से। तो y इज इक्वल टू -1 प्लस 2 e की घात एक्स स्क्वायर बटे 2, इसका एक विशिष्ट हल मिल जाएगा। ठीक है ना, इसका एक विशिष्ट हल बच्चों मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। आप बिल्कुल तैयार हो मेरे बच्चों एक्सरसाइज के सवाल करने के लिए। कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब आप खुद से सवाल करोगे। मैं तो करता ही हूँ, नकल करने के लिए अगर आप तैयार हो तो करते रहो भाई, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो अगर हमने इंट्रोडक्शन दिया है तो इस इंट्रोडक्शन का लाभ होना चाहिए। लाभ तभी होगा जब पहले आप कुछ सवालों पर प्रयास करें, कुछ दिक्कत परेशानी महसूस करें तो अगले लेक्चर में आएँ। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से मज़े से अपनी तैयारी कीजिए बेटा।
चलिए।